डियर स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत तो द्विध्रुव पढ़ा था, याद है क्या आप लोगों को? डाइपोल के अंदर हमने पढ़ा था डाइपोल बोलते किसको है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2D। डाइपोल की एक्सिस और इक्वेटोरियल अक्षीय और निरक्षीय रेखा की तीव्रता कितनी होती है? अक्षीय और निरक्षीय रेखा की तीव्रता कितनी होती है, याद है क्या? 2kp/r³ और kp/r³। किसी कॉमन पॉइंट पे कितनी तीव्रता होती है वो भी पढ़ लिया था क्या? बताया था जनरल पॉइंट पे kp/r³ अंडर द रूट ऑफ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। डायरेक्शन भी पता कर ली थी क्या? यस। कैसे आया था? टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। ओके, चलिए आगे कुछ और डेरिवेशंस और कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें सबसे पहले ये पूछेगा कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाए और उसको हम रोटेट कराना चाहते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हमारा आर्टिकल है वर्क टू रोटेट द डाइपोल इन द फील्ड, यानी द्विध्रुव क्षेत्र में घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यह हमारा आर्टिकल है। चलिए, ये विद्युत और द्विध्रुव को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लेंगे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बताएंगे जब आपको फ्लक्स पढ़ाएंगे उससे पहले। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है, समरूप वैद्युत क्षेत्र, इसको ई से डिनोट कर दिया। इसमें एक डाइपोल रख दिया मैंने, डाइपोल बोले तो एक माइनस एक प्लस, इनके बीच का डिस्टेंस है वो 2D। तो इनका डाइपोल मोमेंट तो आपको पता ही है कितना होता था, Q इंटू 2D। ये एंगल थीटा है। अब जैसे इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसके दोनों चार्जेस पे फोर्स लगे। पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और अपोजिट नेगेटिव चार्ज पे फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है, याद करो। F इक्वल्स टू क्या होता था? QE। ओके, अब इस डाइपोल पे दो फोर्स लगने पड़ गए QE, तो टोटल फोर्स कितना हो गया? इधर भी QE और इधर भी QE, अपोजिट डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना होगा? तो पहला आर्टिकल आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा? 0। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ और होगी और यहां कुछ और होगी, या E1 आएगा या E2 आएगा, तब टोटल फोर्स 0 नहीं आएगा। ओके, अब हम घुमाने का मतलब तो टॉर्क होता है, तो हम पहले टॉर्क की तरफ चलते हैं। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है वो इफेक्ट फिजिक्स में जो किसी चीज को रोटेशन मोशन प्रोड्यूस कर दे किसी चीज में। कैसे? जैसे ये बात करें, मैं इसको घुमाना चाहता हूं तो इस पे मैं दो फोर्स लगाऊंगा, जैसे एक यहां पे लगा दो और एक यहां पे, तो ये नहीं घूमेगा। यहां पे लगा दो और यहां पे भी लगा दो तो भी नहीं घूमेगा। यूं लगा दो तो घूमेगा। क्यों? एक तो दो फोर्स चाहिए, दोनों की एक्शन ऑफ लाइन डिफरेंट होनी चाहिए। यहां इसकी एक्शन ऑफ लाइन तो ये है, इसकी एक्शन ऑफ लाइन ये है, इसलिए ये टॉर्क बनाएंगे, घुमाएंगे। यूं क्यों नहीं घुमा पाए? क्योंकि दोनों की एक्शन ऑफ लाइन सेम है, तो इन दोनों फोर्सेस की एक्शन ऑफ लाइन अलग अलग है, इसलिए दोनों टॉर्क बनाएंगे। इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां इस डाइपोल पे फोर्स तो 0 लगेगा पर टॉर्क 0 नहीं होगा, टॉर्क होगा। पर अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो फोर्स भी 0 नहीं होता और टॉर्क भी लगता। ओके, तो अब टॉर्क कितना लगता है वो भी देख लेते हैं। टॉर्क होता है आइदर वन ऑफ द फोर्स, याद करो, दोनों में से कोई एक फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फोर्सेस, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये वाली। तो ये 2D थी,
तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगर यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्राइंगल लगाऊं तो 2d साइन थीटा, 2d, तो टॉर्क हो जाएगा, क्या नहीं लिखा भाई, Q इंटू 2d। क्या होता था Q इंटू 2d? तो इतना टॉर्क काय करेगा P E साइन थीटा, यानी टॉर्क जो होगा वो होगा P E साइन थीटा, या फिर टॉर्क जो काम करेगा वो होगा P क्रॉस E। इतना, क्योंकि साइन थीटा की जगह क्रॉस प्रोडक्ट था। कोई डाउट? इस टॉर्क की वजह से ये घूमेगा। कैसे घूमेगा? इस पे फोर्स लगेगा यूं यूं, तो ये यूं घूमेगा। अब यूं का मतलब ये नहीं कि यूं घूमने लग जाएगा, इसका रोटेशन को ध्यान से समझ लीजिए। ये यहां घूमेगा, फिर इसके पैरेलल आएगा, फिर यहां आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है, ये यहां आया, ये यहां आया, ये पॉजिटिव यहां आ गया, नेगेटिव यहां। अब नेगेटिव में तो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तब फिर इस पे फोर्स यूं लगेगा, और पॉजिटिव पे यूं, तब ये यूं करेगा, यानी ये यूं रोटेट नहीं करेगा, ये रोटेट करेगा यूं, फिर यूं, फिर यूं, इस टाइप से रोटेट। क्या ये बात समझ में आई? ये तो ऑसिलेटरी मोशन हो गया मीन पोजीशन। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इस ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड बताओ, तो अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा जो है वो थीटा के इक्विवेलेंट होता है, तो टॉ की जगह लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा। याद करो रोटेशन मोशन में सर ने आपको टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा बताया होगा, याद है क्या? ये बन गया पी ई थीटा, यहां से अल्फा जो है वो बनेगा पी ई थीटा अपॉन आई। याद करो रोटेशन मोशन में ऐसा कोई इक्वेशन पढ़ा, माइनस तो बताता है कि जिधर आप भेजोगे उसकी उल्टी डायरेक्शन में जाए। अल्फा यानी एक्सेलरेशन यानी त्वरण की इक्वेशन, थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ जो भी क्वांटिटी होती है वो ओमेगा स्क्वायर को बताती है। तो यहां से ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट पी ई अपॉन आई, और टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी ई। इतना टाइम पीरियड आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या है इसके रोटेशन का टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का मतलब ये 1/4, ये हाफ, ये 3/4, ये कंप्लीट। टाइम पीरियड का मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं आपको पहुंचना है, इतना टाइम पीरियड है। ये कई बार आपसे पूछ लेता है, इस रिजल्ट को ध्यान में रख लीजिए। 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी ई। आई क्या, पी क्या, ई क्या, टी क्या? टी है टाइम पीरियड डिस्टेंस, किसका? डाइपोल का। किसका? रोटेशन का। कहां? यहां से यहां, यहां हाफ, 3/4 वापस आ। पी क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैल्यू क्या? Q into 2D। ई क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जिसने यहां पर फोर्स लगाया। आई है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद करो रोटेशन मोशन, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से? इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सेस के अलावा। तो ये तो बीच का डिस्टेंस है, डी और डी हो जाएगा। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? इस सिस्टम का। कहां से? इसके ज्योमेट्रिकल एक्सेस से पास होने वाले एक्सेस के अलावा। एक चीज कई बार कॉम्पिटिशन में और पूछ लेता है, वो पूछ लेता है कि आपको टाइम बताना है मिनिमम। कौन सा मिनिमम टाइम? जिससे कि ये डाइपोल इस फील्ड के पैरेलल आ जाए। टाइम पीरियड, मिनिमम टाइम पीरियड जो इस फील्ड के पैरेलल आ जाए, पैरेलल आ जाए। तो पैरेलल तो पहले क्वार्टर, पहले 1/4 रोटेशन में पूरा आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। तो 1/4 रोटेशन यानी इसमें 4 का डिवाइड कर, तो वो जो मिनिमम टर्म रहेगा 2 पाई में 4 का डिवाइड करोगे तो π/2 अंडर रूट आई अपॉन पी। इतना मिनिमम टाइम पीरियड आ जाएगा। कौन सा टाइम पीरियड है ये? कौन सा टाइम ड्यूरेशन है? दैट इज द मिनिमम टाइम फॉर दैट डाइपोल टू कम पैरेलल टू द फील्ड। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या है कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। हमने तो डाइपोल की बात कर ली, रोटेशन की बात कर ली, ऊपर हेडिंग तो लिखा था वर्क का, वो भी देख लेते हैं कि कितना है। ये तो हमारा टॉर्क आ गया, कितना टॉर्क वर्क करेगा। ओके भाई, चलिए आगे देखते हैं। अब टॉर्क के बाद अगर डिस्कशन करें तो रोटेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसमें डाइपोल था,
ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, थीटा 1 एंगल। इसको मैं रोटेट कराना चाहता हूं, तो एक चीज तो याद रखिए कि रोटेट कराने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप रखोगे तो इस पे इधर फोर्स लगेगा, इधर ये ऑटोमेटिकली रोटेट होगा, अभी पढ़ा था। तो फिर ये कौन सा वर्क है? इसका मतलब ये डाइपोल बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहता है। क्यों आना चाहता है वो भी आगे बताऊंगा। आपको जो वर्क कैलकुलेट करना है वो इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं, इसकी अगेंस्ट डायरेक्शन में जो रोटेट होने में वर्क कर रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है, इस डायरेक्शन में नहीं, इसकी अगेंस्ट डायरेक्शन। ये बात समझ में आ गई है? चलिए, तो इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में मान लीजिए ये θ1 पोजीशन से यहां आ गया θ2 पोजीशन में, यूं रोटेट। तो इधर तो रोटेट होने में वर्क नहीं होगा, ये इधर। तो वर्क कितना करना पड़ेगा? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में फोर्स होता है, रोटेशन में टॉर्क आ जाता है। वहां डिस्प्लेसमेंट होता है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया, इसलिए इंटीग्रेशन कर दिया θ1 से θ2, ये हो जाएगा। टॉ का फॉर्मूला अभी लिखा था, Pe sin थीटा डी थीटा, θ1 से θ2। तो टॉ हो गया Pe, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का cos थीटा, लिमिट लगेगी θ1 से θ2। तो वर्क जो आपको मिलेगा वो मिलेगा Pe, पहले θ2 आएगा और फिर माइनस θ1। तो इस माइनस की वजह से पहले cos θ1 ही लिख देता हूं, cos θ1 माइनस cos θ2, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क। कौन सा? टू रोटेट द डाइपोल। कहां पे? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? अगेंस्ट द फील्ड, क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन में तो खुद आना चाहता है। अभी तक भी इसका जवाब नहीं मिला कि क्यों आना चाहता है। आगे देखिए, इतना कितना Pe cos θ1 माइनस cos θ2। ओके गाइस, चलिए अब एक चीज और देखते हैं। क्या भी आपसे पूछेगा कि इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। क्या बोलेंगे? इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। क्या बोलेगा? पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। देखिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वो डाइपोल है, ये इसके परपेंडिकुलर है स्टार्टिंग। अब इस डाइपोल को इस 90 डिग्री से किसी भी स्पेशल एंगल पे, 90 डिग्री से किसी भी स्पेशल एंगल पर रोटेट करने पे, रोटेट कर दिया, डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट, क्योंकि या तो अपने आप रोटेट हो जाएगा, इधर फोर्स लगेगा। इस एंगल पे रोटेट 90 से थीटा पे रोटेट करने पे जो वर्क करना पड़ेगा उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। कितना? पोटेंशियल एनर्जी, इसको यू से, दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क। वर्क कितना था याद है क्या? P cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 को 90 और θ2 को थीटा लिख देता हूं। ओके, cos 90 तो 0 हो गया, तो ये क्या बन गया? पोटेंशियल एनर्जी माइनस Pe cos थीटा, या फिर माइनस P डॉट E, cos आ गया तो डॉट प्रोडक्ट। इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। पहले तो एक क्वेश्चन यही राइज हो गया क्या कि मैंने बोला कि द अमाउंट ऑफ वर्क टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम परपेंडिकुलर टू द फील्ड एट एनी एंगल। 90 से किसी एंगल पर रोटेट करने में जो वर्क होता है उसको बोला जाता है क्या? पोटेंशियल एनर्जी। पहला क्वेश्चन तो ये 90 से क्यों रोटेट करना था, ये क्वेश्चन आपकी दी गई। कल इसका आंसर आपको बताऊंगा, आप सोच के बताइएगा कि 90 से ही क्यों रोटेट करना पड़ा। चाहो तो आप डिस्कस भी कर लेना बाकी लोगों से, कि टीचर से भी कर लेना। ये बड़ा एक टिपिकल सा क्वेश्चन है कि 90 से ही क्यों रोटेट करना। बता दूंगा मैं, 90 से रोटेट करने पे थीटा पे जितना वर्क होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी? मान लो मैं 90 से 0 पे ले आऊं, 90 से 180 पे ले आऊं, तो cos 0 तो 1 होता है, तो u की वैल्यू आ जाएगी, और cos 180 -1 होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू। आप याद कीजिए कभी वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होती है तब वो सिस्टम जो है
वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसका मतलब थीटा जीरो का मतलब पैरेलल टू द फील्ड। अगर इसको पैरेलल टू द फील्ड लेके आते हैं या ये पैरेलल टू द फील्ड यानी थीटा जीरो पे आ जाता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। हर सिस्टम की डिमांड होती है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आए। इसीलिए बार बार वो आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखा था तो बार बार वो डाइपोल के पैरेलल लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि डाइपोल के पैरेलल लाने से थीटा जीरो होने से पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी और उसका इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगा। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एक क्वेश्चन पेंडिंग रह गया था कि 90 से क्यों रोटेट किया, ये आप लोग बताएंगे वॉइस मैसेज कर। चलिए आज तीन चीजें पढ़ेंगे। क्या? एक तो टॉर्क पढ़ा, कितना था? P क्रॉस E सही। एक वर्क पढ़ा, कितना? P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी, कौन सी? अभी पढ़ी माइनस P E cos थीटा या फिर माइनस P डॉट E। ये भी पता किया कि जब वो डाइपोल में रोटेट करता है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पी। ये भी पता किया कि जब वो डाइपोल के पैरेलल आने में मिनिमम कितना टाइम लेगा? 4 का डिवाइड किया था पाई बाई 2 अंडर रूट आई अपॉन पी ई। ये भी पता किया कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितनी थी? माइनस पीई। जीरो क्यों आएगा? पैरेलल क्यों आना चाहता है? जिससे उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिल जाए। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में नहीं कॉम्पिटिशन में जरूर पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं डाइपोल इंट्रक्शन। डाइपोल इंट्रक्शन ये क्या होता है वो देखते हैं। चलिए फिर इसको कल डिस्कशन में लेके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक।